मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज हुई शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में इस पर मोहर लगी। लव जिहाद के मामलों के खिलाफ इस विधेयक को मंजूरी दी गई। 19 प्रावधान इसके अंतर्गत किए हैं। 2 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अलग स्थितियों में सजा भी अलग अलग होगी। अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और इसके साथ साथ संस्था अगर कोई उल्लंघन करती उसे भी सजा मिलने वाली है। शादी हो जाने पर महिला और बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। विवाह के 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। ऐसा न करने पर बिना सूचना का विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। 28 दिसंबर से विधानसभा का जो सत्र है उसमें विधेयक को लाया जाएगा और अगर ये पास हो जाता है तो 1968 का विधेयक समाप्त होगा और नया कानून प्रदेश में लागू होगा। धर्म परिवर्तन के मामलों में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस आरोपी पक्ष पर कार्रवाई करेगी। एसआईटी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। इसके ऊपर के अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया। ये अपराध गैर जमानती होगा। गृह मंत्री के मुताबिक लव जिहाद के मामलों में देश में सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश में बन रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कानून लाना जरूरी था। बेटियों के साथ अन्याय को रोकने के लिए ये बेहद आवश्यक था और इस बात के पुख्ता सबूत थे कि चुनाव लड़ने के लिए नाबालिगों से शादियां की जा रही हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, भ्रम में रख के, धोखा देके किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है तो 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हमारे साथ में। हितेश जी, स्वागत है आपका। बार बार कांग्रेस पार्टी का कहना है मूल मुद्दों, विकास और किसानों की समस्या से ध्यान हटाने इसे इस समय लाया जा रहा है। क्या इसकी आवश्यकता है? जो प्रावधान है ये बताया जा रहा है कि देश में सबसे कड़ा कानून बनेगा। देखिए, कांग्रेस के पास तो अब तर्क है नहीं, तो इसीलिए वो एक रटे रटाए इस प्रकार के आरोप लगाती है। उनके पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जिससे वो ये साबित करें कि ये कानून जिन अपराधियों के लिए बना है, भय उन अपराधियों में होना चाहिए। तो कांग्रेस में किस बात का भय है? दूसरी बात, जब इस कानून का संबंध बेटियाओं को बचाने के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो भाई इसमें कोई सांप्रदायिक बात भी निकल के नहीं आती है। किसी भी बिटिया के साथ बिना अपने रिलीजन को बताए हुए भ्रम में रखकर करना, विवाह के बाद उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाना, इन घटनाओं को रोकने के लिए इसको कहा गया है। तो जो ये करता है वो डरे। बाकी इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो होती हैं वो पंजीयन से होंगी। आप बताइए, 2 महीने पहले बताएंगे, वो आराम से दोनों परिवार राजी खुशी अच्छे से विवाह करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी आड़ में जो अपराध कारित हो रहा है उसको रोकने के लिए भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसका विरोध किसी भी प्रकार से तर्क सम्मत नहीं है, अपराध को बढ़ावा देने वाला जरूर है। नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सलूजा जी, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत वर्जन इस मामले पर क्या है? प्रदेश सरकार का दावा है, बीजेपी का दावा है कि देश में सबसे कड़ा कानून होगा इस तरह के मामलों के लिए। अभी एक होड़ मची हुई है मोदी जी के वहाँ
बंगाल चुनाव को देख के नंबर बढ़ाने की, कौन ज्यादा नंबर बढ़ा सके मोदी जी के दरबार में। यूपी कहती हमारा कानून कड़ा है, मध्य प्रदेश में तो आपने सुना एक मंत्री कहता 5 साल की सजा दो, दूसरा कहता 10 साल की सजा दो, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं 5 चढ़ा दो, और भोपाल की सांसद तो कहती गोली मार दो। तो यहाँ तो कोई यही तय नहीं कि अभी क्या कानून बना है, और दूसरा कानून तो अभी बना नहीं है, अभी तो कैबिनेट में पास हुआ है। जब विधानसभा में आएगा चर्चा के लिए तो उसके हर पहलू का हम अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर इसमें चर्चा में हिस्सा लेंगे। हमारा तो यह कहना है कि हम हर उस कानून का स्वागत करते हैं जो धर्मांतरण रोकने के लिए है, या जबरदस्ती धोखे से धर्म परिवर्तन करने का जो काम है उसको रोकने के लिए, उसके हर कानून का हम समर्थन करते हैं। लेकिन हम यह भी मांग करते हैं कि इस कानून की बेजा उपयोग नहीं हो, इसका दुरुपयोग नहीं हो, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए इसका उपयोग नहीं हो, समाज को बांटने के लिए उपयोग नहीं हो। और हम तो कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बेटियों को सुरक्षा देंगे, तो ये जान लें इनके पहले भी बेटियां सुरक्षित थी। हाँ, ये जरूर है कि इनकी सरकार आने के बाद बेटियां असुरक्षित हो जाती है, और यदि जिन्हें कानून नहीं लाए थे तो कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा भी नहीं सकता था। उसके पहले भी 1968 से कानून बना हुआ है। ये नहीं कहें कि जैसे रामराज इनके आने के बाद आ गया, और इससे पहले भी रामराज था। ये जरूर है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इनकी सरकार में बहन बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है। ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ये कानून भी इन परिस्थितियों में लाया गया, इतनी जल्दबाजी में लाया गया क्योंकि बंगाल के चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है। ये पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि पे बात नहीं करेंगे, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि पे बात नहीं करेंगे, ये बिजली महंगी पे बात नहीं करेंगे, कोरोना महामारी पे बात नहीं करेंगे, और वर्तमान किसान आंदोलन पे बात नहीं करेंगे। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के कानून लाए, सब जनता समझती है, सच्चाई जानती है, गुमराह करने में माहिर है। आरएसएस और भाजपा इस मामले में मास्टरी हासिल करी कि कैसे मुद्दों से भटकाना, कैसे जनता को गुमराह करना, इसे गुमराह करने के लिए कानून लाए हैं। इसका सच्चाई से चलिए, जवाब देने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। हितेश जी, आपने सुने सभी आरोप, समर्थन तो है मसौदे पर, बाद में बात करेंगे जब पेश होगा, लेकिन बहुत से आरोप हैं उनके। देखिए, कांग्रेस के पास कोई प्रश्न ही नहीं है तो क्या जवाब दें, डरपोक दल है। इनको भाई लगता है कि मुसलमानों के वोट इनको नहीं मिलेंगे, इस चक्कर में ये न उगल पा रहे न निगल पा रहे। इनको हिंदू बेटियों की चिंता थोड़ी ना है कि भाई उनके साथ कोई इस प्रकार की घटनाएं यदि हो रही हैं तो वो रुकना चाहिए। इनका हिंदुओं से कोई सरोकार, इनको तो वोट बैंक दिखाई देता है कि नहीं, मुसलमान वोट डरते हैं, ये डरपोक लोग हैं ये, और हर चीज को राजनीति की दृष्टि से देखते हैं। तो मुझे ही उल्लेख नहीं है वहाँ पर, भाई डरता कौन है? जो अपराधी होता है। तो कांग्रेस के दिल में अपराध बोध से ग्रस्त एक भय है, इसलिए ये लोग सब बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं पुनीत जी, अभी विधानसभा चलेगी, आप देखना ये अंदर ही नहीं आएंगे, ये चर्चा में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है चर्चा में भाग लेंगे तो मुसलमानों को जाके मुंह क्या दिखाएंगे। इसी चक्कर में ट्रिपल तलाक में ये लोग नहीं आए सामने। ठीक है, सलूजा जी उत्तर देंगे इस बात का। तलाक के विषय में पूरे समाज का महिलाओं को इतना अच्छा समर्थन मिला है जिसकी कल्पना नहीं है। तो ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। ठीक है, उत्तर लेता हूँ आपकी बात, सलूजा जी। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के रक्षा के लिए, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए, तो ये हिंदुओं के ठेकेदार आज बन रहे, तो 15 साल ये मुसलमान क्यों बने रहे? 15 साल इनकी सरकार थी, तब इनको हिंदू बहन बेटियों की याद क्यों नहीं आई? आज इनको ये 8 महीने की सरकार में कोरोना महामारी में हिंदू बहन बेटियों की याद आ रही, और ये ठेकेदार न बने। हिंदू बहन बेटियां पहले भी सुरक्षित थे और आज भी सुरक्षित है। हिंदू नहीं, हर धर्म की बहन बेटी सुरक्षित है, ऐसे देश में कानून मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो भी हिंदू से लेके हर धर्म की बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। ये ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करें। चर्चा में भाग लेने की बात है तो मैं आपको बता दूं, इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं अभी से ये बात सच्चाई आपको उजागर कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी की विधानसभा का सत्र नहीं चले। अभी कोरोना के 34 केस निकले, अभी आज की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना की आड़ में सत्र को टालना चाहते हैं, 5000 लोगों को बुलाकर इमामी गेट पे ये कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये सत्र टालना चाहते हैं क्योंकि 950 प्रश्न लगे, 200 ध्यान आकर्षण लगे। ये इस विधेयक में भी चर्चा नहीं चाहते हैं, किसान आंदोलन पे भी चर्चा नहीं चाहते हैं, किसान कानूनों पे भी नहीं। सत्र से ये लोग भागेंगे। कांग्रेस तो ट्रैक्टर लेके जा रही है, डर गए इसलिए ट्रैक्टर पे प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस नहीं भागेगी, ये लोग भागेंगे। आप लिख के रख लिए, 3 दिन का सत्र में चुनौती देता हूँ, 3 दिन का सत्र नहीं चलेगा। पुनीत जी देखिए क्या है, पुनीत जी आपको समझ में सारा सीन आ गया। मैंने आपसे कहा ना 1.5 दिन 2 दिन की विधानसभा में ये लोग सड़क पे नोटंकी क्या करेंगे उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं।
सदन के अंदर भाई मेहनत करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है, और सदन के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकते, बाहर तो कुछ भी करो। और आप देखो कि हमने जहां बात करी, हमने तो खुल के कहा कि हम ये करना चाहते हैं, और मैंने बताया इनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आधे लोग बोलते हैं हम तो अभी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट क्लियर। तो आप सोचिए, अच्छा हम लेकर आ रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। 70 साल आप कुछ नहीं किए, इस तो कुछ नहीं। 70 साल आपने कभी मंडियों की चिंता नहीं करी, एमएसपी की चिंता नहीं करी, और कभी ये नहीं सोचा कि किसान मंडी में भी माल बेच ले और बाहर भी बेच ले। अब आज जब व्यवस्था हो रही है तो इनको डर लग रहा है। चलिए फाइनल सवाल जिस मुद्दे पर मैं हूं उस मुद्दे पर फाइनल सवाल सलूजा जी से पूछता हूं। सलूजा जी, सदन के भीतर दोनों पक्षों को आना बेहद जरूरी है, वार्तालाप को होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, ऐसा हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी हमको मत सिखाए कि हमको किस मुद्दे पे क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म नहीं हुआ, जब कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई करी, ये तो अंग्रेजों के मुखबिर है, माफी मांगने तलवे चाटने वाले अंग्रेजों के। ये हमें क्या सिखाएंगे कि किस मुद्दे पे हम डर रहे हैं, किस पे भग रहे हैं। हम तो विधानसभा के सत्र में भाग लेने जा रहे हैं, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वालों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही हो, जा रहे हैं, ये रोक रहे हैं हमको आने से। ये सत्र में ये कोरोना के आंकड़े ला के सत्र, आपको पता है ये पार्टी क्या जवाब देगी? इसलिए तो जनता ने उठा के देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। मूल मुद्दा यह है कि जो विधेयक लाया जा रहा है उससे कितना हित होना है, और इस पर दोनों पक्षों के रुख पूरी तरह जनता के बीच जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए।